नमस्कार। हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या था? फर्स्ट थिंग अमीनो ग्रुप, सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड थर्ड साइड चेन, जो कि आपकी हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है, हाइड्रोफोबिक या एरोमेटिक एंड सो ऑन। अब ये छोटे से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर ही आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बनाते हैं। इसी वजह से अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो आज के लेक्चर में भी हम अमीनो एसिड पे ही फोकस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चाहे वो सेलुलर फंक्शन की बात हो या मेटाबॉलिज्म की बात हो या स्ट्रक्चर, इन सभी में अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अमीनो एसिड की केमिकल सिंथेसिस कैसे हो सकती है, या फिर सिंथेसिस के बाद हम इनको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, या इनको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, और फिर अमीनो एसिड्स की कुछ अपनी जो रिएक्शंस होती है। तो चलिए इन ब्रीफ अगर हम कहें तो आज के लेक्चर में जो भी कंटेंट हम कवर करेंगे वो क्या होंगे? सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, isolation of amino acid, analysis of amino acid, and reaction of amino acid. Now moving toward synthesis of amino acid. अमीनो एसिड हमारे कितने तरह के थे? अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये क्या थे? कार्बोक्सिलिक एसिड से जो फर्स्ट कार्बन होता है अटैच्ड, वो हमारा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। वैसे ही जो सेकंड कार्बन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो हमारा कहलाएगा बीटा कार्बन। और जो नेक्स्ट कार्बन हुआ थर्ड कार्बन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कार्बन हमारा क्या कहलाएगा? गामा का। अब अगर अमीनो ग्रुप हमारा अल्फा कार्बन से अटैच है तो अमीनो एसिड कैसा होगा? अल्फा अमीनो एसिड। बीटा कार्बन से अगर अटैच है तो कैसा अमीनो एसिड होगा? बीटा अमीनो एसिड। और इसी तरीके से अगर गामा से अटैच है तो ये हो जाएंगे आपके गामा अमीनो एसिड। अब अगर हम अमीनो एसिड की सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस हमारी केमिकल सिंथेसिस भी हो सकती है और बायोसिंथेसिस भी हो सकती है। बायोसिंथेसिस आपकी क्या होगी? बायोसिंथेसिस आपके सेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस होंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिनसे कि आपके अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं लिविंग सिस्टम में। वहीं केमिकल सिंथेसिस की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो हमारे रिसर्च एरिया है या फार्मास्यूटिकल है या इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, वहां पे जो अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमें केमिकल सिंथेसिस की जरूरत होती है। जस्ट लाइक कि अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ आपके एंटीबायोटिक्स हुए या एंटी कैंसर ड्रग्स हुए जो कि अमीनो एसिड से प्रिपेयर होती हैं, पेप्टाइड इन नेचर हुए, या फिर थेरापेटिक पेप्टाइड्स, हार्मोन, इवन एंजाइम्स की बात करें तो वो भी आपके अमीनो एसिड से ही प्रिपेयर होंगे, तो उसके लिए भी अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस चाहिए होगी। तो ये सब हमारे केमिकल सिंथेसिस के थ्रू ही प्रिपेयर किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ केमिकल सिंथेसिस देखेंगे, बायोसिंथेसिस हम लोग अपने बायोलॉजी वाले सेक्शन में कवर करेंगे। तो केमिकल सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के एक्शन से कैसे आपके अमीनो एसिड प्रिपेयर हो सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या जरूरत है? आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत होती है, जो कि हमें कैसे मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं तो हमको मिलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक यहाँ पे हमको मिल रहा है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन्हीं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम एक्सेस ऑफ अमोनिया में ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको मिलेंगे अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो हमारे अमीनो एसिड है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका है ब्रोमो एसिटिक एसिड। ब्रोमो एसिटिक एसिड की एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ग्लाइसिन। इसी तरीके से आपका एलानिन, सीरीन, थ्रियोनिन, वैलिन एंड ल्यूसीन भी आपके प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि साइड रिएक्शंस होती हैं इस मेथड में, तो साइड रिएक्शन की वजह से ये मेथड इतना सुटेबल नहीं है। तो
नेक्स्ट मेथड क्या यूज होता है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें कि यील्ड आपकी बेटर आती है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपका अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड ईस्ट है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है पोटेशियम हैलिमाइड से। यानी कि यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में आपका है डाई इथाइल ब्रोमोमेलोनेट, ये आपके क्या हो गए, अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड ईस्ट। इनका ट्रीटमेंट किया गया पोटेशियम हैलिमाइड से। एज अ रिजल्ट आपका क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड हैलिमाइड ईस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो आपके सब्स्टिट्यूटेड हैलिमाइड ईस्टर बने हैं, इनकी जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं एंड देन फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होती है। जैसे कि रिएक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, देन जो भी अमीनो एसिड हमें सिंथेसाइज करना है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट, देन बेस के साथ ट्रीटमेंट और वाटर हाइड्रोलिसिस। एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, कर्टियस रिएक्शन। इस रिएक्शन से हमें ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड फिनाइल एलानिन, ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कि इससे प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें आपका ईस्टर की रिएक्शन होती है, ईस्टर आपका एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट यूज होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ईस्टर की जब आप सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, फर्स्ट थिंग आप देखो तो यहाँ पे जो आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से आर ग्रुप आपका ईस्टर में आ रहा है। ओके, और ये आपका C2H5OH आपका रिप्लेस होगा और Na जो है वो X के साथ एज अ NaBr बनाएगा। रिजल्टेंट आपका जो बन रहा है, वहां पे जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट बना, जो कि फर्दर आप हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं एंड देन आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है एजाइड, जो कि मेन आपका इंटरमीडिएट हुआ अमीनो एसिड के प्रिपरेशन में कर्टियस रिएक्शन से। अब यहाँ पे जो ये एजाइड बना है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। और ये जो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट हमारे बने हैं, जब इनकी आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, अमीनो एसिड्स। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या है, आपके ईस्टर एमाइड यूज किए जा रहे हैं। ईस्टर एमाइड की जो रिएक्शन होती है आपकी ब्रोमीन एंड KOH के साथ एंड देन उसकी जो आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमको अमीनो एसिड मिलता है। इसी तरीके से श्मिट रिएक्शन में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, किसकी, आपका ये जो है एल्किल एसिटो एसिटिक ईस्टर, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। तो ये आपकी कुछ रिएक्शन है अमीनो एसिड सिंथेसिस की, वैसे तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है सिंथेसाइज के बाद आइसोलेशन, की अमीनो एसिड को किस तरीके से आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो पेप्टाइड्स और प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। और इनकी जो रिकवरी है, अमीनो एसिड्स की जो रिकवरी है, क्योंकि इन्हीं प्रोटीन और पेप्टाइड की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा। तो ये जो आपकी रिएक्शन हुई ये कैसे अफेक्ट हो रही है, जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, रिएजेंट्स हैं या स्टेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड है, इनसे आपकी जो रिकवरी है अमीनो एसिड्स की वो अफेक्ट होती है। और इनके आइसोलेशन के लिए कौन सा प्रोसीजर लिया जाए ये भी आपका
वेरी करेगा, किस पे वेरी करेगा? रिएक्शन के टाइप पे, कि रिएक्शन हमारी कैसी है, केमिकल रिएक्शन है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन है। देन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन पे भी, यानी कि एसिड से है कि बेस से है, या फिर फिजिकल स्टेट पे, कि लिक्विड पे है कि पेपर पे है। इन पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोसीजर कौन सा होना चाहिए आइसोलेशन के। अब लिक्विड, जो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट में, लिक्विड और वेपर, ये क्या हो गए? लिक्विड फेज हाइड्रोलिसिस में आपका जो सैंपल है और जो एसिड है, ये दोनों ही लिक्विड फेज में रहता है, जबकि वेपर फेज हाइड्रोलिसिस में आपका जो सैंपल है वो रिएक्ट करेगा HCl से, जो कि वेपर फेज में होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस, acid hydrolysis with 6 molar HCl results addition of water to each covalent peptide bond yielding individual amino acid. Like in this figure, ये आपका कोई पेप्टाइड है जिसकी कि आप रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके पेप्टाइड बॉन्ड हैं वहां वहां पे आपका वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेगा, इन पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज होगी। एज अ रिजल्ट हमको इंडिविजुअल जो अमीनो एसिड हैं वो हमको मिलेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लाइक आपके कुछ अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि एस्पेराजीन है या ग्लूटामीन है, ये आपके क्योंकि एसिडिक कंडीशन में हो रही है तो ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपके रिजल्ट्स में एरर आती है। तो ट्रिप्टोफैन का अगर हमें क्वांटिफिकेशन करना हो, मेजरमेंट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के थ्रू करेंगे। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्योंकि बेसिक कंडीशन में होता है तो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट रहेगा और वहां पे मेजरमेंट आपका एक्यूरेट होगा। यहाँ पे बेसिक कंडीशन आपको कैसे होगी? NaOH या KOH एज अ रिएजेंट आपके यूज होंगे। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आपके आर्जिनिन, सिस्टीन, सीरीन एंड थ्रियोनिन, ये कुछ अमीनो एसिड हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन अमीनो एसिड का जो क्वांटिफिकेशन है वो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के थ्रू नहीं हो सकता। सेकंड जो लिमिटेशन है वो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की, वो है आपका रेसिमाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट जो हाइड्रोलिसिस होती है वो है आपकी एंजाइम हाइड्रोलिसिस, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि आपके एंडोपेप्टाइडेजेस और एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं, जो कि आपके इंटरनल जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनकी ब्रेकिंग के लिए यूज होते हैं। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था आप उसको भी देख सकते हैं एंजाइम हाइड्रोलिसिस को कवर करने के लिए। हाइड्रोलिसिस के बाद जो अमीनो एसिड हमको मिले उनकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? एनालिसिस के लिए आपके नंबर ऑफ आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। लाइक आपका क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में आपकी आ गई HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देन आपका GC हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गया। ये आपकी कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हो गई जो कि यूज हो रही हैं अमीनो एसिड की एनालिसिस के लिए। देन आपके NMR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इवन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये आपकी कुछ टेक्निक्स हैं। जो एडवांस टेक्निक है वो हम अपने आगे के लेक्चर में कवर करेंगे, और यहाँ पे हम केवल जो बेसिक टेक्निक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से। Ion exchange chromatography involves the exchange of ion between stationary phase and mobile phase. Stationary phase हमारा कैसा होगा? Insoluble polymer का बना होता है जिनको हम रेजन भी कहते हैं, और इनमें आयनिक फंक्शंस अटैच होते हैं, लाइक आपका सल्फोनेट ग्रुप्स या क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप्स। अब ये जो आपके आयन एक्सचेंजर हैं ये आपके टू कैटेगरी के हो गए। फर्स्ट आपका हो गया कैटायनिक एक्सचेंजर एंड सेकंड आपके हो गए एनायनिक एक्सचेंजर। कैटायनिक एक्सचेंजर आपके कैसे होंगे? क्योंकि ये कैटायन का एक्सचेंज कर रहे हैं, इट मींस कि इनके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? निगेटिव चार्ज। तो ये आपके निगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं और किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स को अट्रैक्ट करेंगे।
इसी तरीके से आपके जो एनायनिक एक्सचेंजर हुए, एनायनिक एक्सचेंजर क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे मॉलिक्यूल्स, और ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये टेक्निक परफॉर्म कैसे होती है। फिगर में जैसे दिखाया गया है कि ये आपका कॉलम है, कॉलम में आपका स्टेशनरी फेज से ये कॉलम फिल किया गया है। स्टेशनरी फेज में आपका क्या होगा, रेजिन होगा जो कि चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, पॉजिटिवली चार्ज आपके डीआई सेलुलोज जो है उनसे ये पैक किया गया है। और रेजिन अगर हमारा एक्टिव नहीं होता तो उसको सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं। लाइक यहाँ पे आपका रेजिन है, रेजिन के ऊपर आपने इसको चार्ज एक्टिवेट किया है। देन जैसे यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, रिएक्शन में नेगेटिवली चार्ज आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड को अट्रैक्ट करेंगे और उनको बाइंड करेंगे। वही चीज अगर हम इस फिगर में देखना चाहें तो फिगर में क्या होगा कि फिगर में देखिए मिक्सचर आपका है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही तरीके के अमीनो एसिड है सैंपल में, लेकिन जब ये आपके मूव होंगे तो स्टेशनरी फेज हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए जो निगेटिवली चार्ज होंगे वो आपके इसमें बाइंड कर जाएंगे और सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड्स हमको मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब इसका हम इल्यूशन करते हैं। इल्यूशन किससे करेंगे, आपके बफर से करेंगे। और ड्यूरिंग इल्यूशन बफर की जो मोलैरिटी है या कंसंट्रेशन जिसे कहिए या आयनिक स्ट्रेंथ कहिए, वो आप इसका चेंज करते जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे आपको क्या मिलेगा, फिगर के अकॉर्डिंग इनिशियली आपको पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन आपके रेजिन से बाइंड नहीं थे तो आसानी से इल्यूट आउट हो जाएंगे। वहीं जब हम आयनिक स्ट्रेंथ अपने बफर की इंक्रीज करेंगे तब हमारे जो निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे जो कि रेजिन से बाइंड किए होंगे वो हमारे इल्यूट आउट होंगे। देन डिफरेंट अमीनो एसिड हैव डिफरेंट एफिनिटी फॉर रेजिन, और इसी वजह से इनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी वो वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी होगी। तो जो वीक होगी वो पहले इल्यूट होंगे और जो स्ट्रॉन्ग होगी वो लेट इल्यूट होंगे। जैसे कि आपका हम एक एग्जाम्पल में हम कहें कि जैसे कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन है मींस कैटायन का एक्सचेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर कैसे चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज होगा तो ये किसको अच्छे से होल्ड करेगा, बेसिक ग्रुप यानी पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड लाइक आर्जिनिन और लाइसिन को ये स्ट्रांगली होल्ड करेगा इन कंपैरिजन टू एसिडिक अमीनो एसिड यानी कि एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड के। और इनकी जो इल्यूशन प्रोफाइल मिलती है तो इस तरह का एक आपको इल्यूशन स्पेक्ट्रम मिलता है जिसके बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है आपके निनहाइड्रिन टेस्ट, जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है। यहाँ पे आपका अमीनो एसिड की निनहाइड्रिन के साथ रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन आपकी जनरली क्या हुई, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई। एज अ रिजल्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और एल्डिहाइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो हमको मिल रहा है ये बेसिकली 1 कार्बन लेस होगा जो आपका पेरेंट अमीनो एसिड होगा उससे। निनहाइड्रिन एज अ रिजल्ट हमारा कन्वर्ट हो रहा है रिड्यूस्ड निनहाइड्रिन। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका रिड्यूस्ड निनहाइड्रिन है ये आपका अमोनिया और निनहाइड्रिन का जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्ट करके एक ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि आपका ब्लू वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट होता है और इसको हम रूमेन पर्पल भी कहते हैं। यहाँ पे कलर में थोड़ा सा वेरिएशन होगा क्योंकि जो आपके हाइड्रोक्सी प्रोलीन या प्रोलीन होते हैं ये आपके येलो कलर देते हैं, जबकि जो एस्पेरेजिन है वो हमारे
ब्राउन कलर देते हैं। निनहाइड्रेन टेस्ट के बाद आपका जो आता है ये है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी हम लोग लैब में अपने करते हैं। और यहाँ पे जो अमीनो एसिड को सेपरेट किया जाता है ये किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट में जो भी डिफरेंस होता है इस बेस पे इसको सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे आपका जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी आपकी दो फेजेस हो गई। एक आपका स्टेशनरी फेज हो गया और एक आपका मोबाइल फेज हो गया। स्टेशनरी फेज आपका पेपर को कह लीजिए और मोबाइल फेज जो कि सॉल्वेंट है जो आपका मूव करेगा। अब अगर हम इस फिगर को देखें और फिगर से हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारा सेलुलोज का पेपर है। ये आपका एक चैम्बर हो गया। इस चैम्बर में आपने इस सेलुलोज के पेपर को होल्ड किया और एक आपका जो सॉल्वेंट है वो आपने इसमें ऐड किया। सॉल्वेंट की हाइट आपकी उतनी हो जितने में कि पेपर का जो बेस है वो आपका डिप्ड हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आपकी डिप वाली लाइन है, डिप वाली लाइन के ऊपर आपको पेपर के ऊपर एक लाइन मार्क करनी चाहिए जिसपे कि आपका सैंपल का स्पॉट। याद रखिएगा ये जो सैंपल का आप स्पॉट लगा रहे हैं ये स्पॉट सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट फ्रंट से ऊपर होना चाहिए। बेसिक बेस का जो सॉल्वेंट आपका है उससे ऊपर होना चाहिए। देन आप इसको लिड से कवर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर पे ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसके साथ ही साथ जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो भी साथ ही साथ मूव करेंगे। अब जो ज्यादा सॉल्युबल होंगे ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपने सॉल्वेंट लिया है। और जो आपके हाईली सॉल्युबल होंगे वो इजी आपके मूव कर जाएंगे और जो कम सॉल्युबल होंगे उसके लिए आपको सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ आपको चेंज करनी पड़ेगी। और इस बेस पे आपके आरएफ वैल्यूज निकलती हैं। आरएफ वैल्यू में हुआ एक आपका होता है सॉल्वेंट फ्रंट, जहां तक कि आपका ये सॉल्वेंट मूव किया है और जिस लाइन पे आपने स्पॉट लगाया था इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपका कहलाया सॉल्वेंट फ्रंट। और जो हमारे स्पॉट हैं जैसे कि अगर हम इस ब्लू स्पॉट को देखें तो ब्लू स्पॉट और जो हमारी मार्किंग वाली लाइन थी इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड। तो इनका जो रेशियो हुआ ये आपकी आरएफ वैल्यू होती है। आरएफ वैल्यू आपकी वेरी करेगी कंपाउंड टू कंपाउंड, जिसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तरीके से एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ये या इस नेचर के अमीनो एसिड्स या कंपाउंड्स हमारे सैंपल में प्रेजेंट हैं। देन आपका आता है नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग आपका क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज अ टेक्निक दैट सेपरेट charged molecule like protein or peptide on the basis of their isoelectric point। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो गया? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका वो पीएच हो गया जहां पे कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, यानी जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज आपके पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जा रहे हैं और नेट आपका जीरो चार्ज है। अब देखिए कि अगर बेसिक एनवायरनमेंट है, बेसिक एनवायरनमेंट में आपके जो एसिडिक ग्रुप हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर से क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा न्यूट्रल फॉर्म है जिसमें कि कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज हैं। तो इस तरह के आपको क्या कहते हैं कंपाउंड्स को? ज्विटर आयंस। अब यहाँ पे अगर हम पहले बेसिक कंडीशन की बात कर रहे थे, बेसिक एनवायरनमेंट में देखिए तो बेसिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, जो आपका
NH2 ग्रुप है वो तो NH2 के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन आपका जो एसिडिक ग्रुप है वो आपके चार्ज फॉर्म में रहेगा, यानी निगेटिवली चार्ज फॉर्म में रहेगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड देखें, एसिडिक एनवायरनमेंट में, एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, जो आपका एसिड ग्रुप होगा वो तो एसिड के फॉर्म में ही होगा नॉर्मल, लेकिन आपका जो बेसिक ग्रुप होगा वो पॉजिटिवली चार्ज। अब एसिडिक मीडिया हमारा कब बन रहा होगा, या एसिडिक एनवायरनमेंट लो पीएच पे बनेगा, और बेसिक एनवायरनमेंट हमारा कब बनेगा, हाई पीएच पे बनेगा। तो एक अगर हम एक कंडीशन देखें कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसका कि पीएच, किसी अमीनो एसिड को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और उसका पीएच क्या है, पीआई से कम है, सपोज ये आपका पीआई वाली कंडीशन हुई। अब अगर पीआई से बिलो है, पीआई से बिलो कैसा हो गया, एसिडिक की तरफ हुआ। एसिडिक की तरफ आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरफ मूव करेंगे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ इनका मूवमेंट हो। वाइसा वर्सा, अगर आपका जो मॉलिक्यूल है उसका जो पीएच है वो पीआई से ज्यादा है तो जस्ट अपोजिट आपकी थिंग्स होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब आप अप्लाई करते हो तो जो भी चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और हमारा जो पीआई होगा पीआई के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। पीआई यानी कि वो पीएच जहां पे कह लीजिए कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो उस पीएच को हम क्या कहेंगे, पीआई कहेंगे। मीन्स कि वंस अ मॉलिक्यूल रीचेस द एरिया ऑफ द पीएच दैट मैचेस इट्स पीआई, इट विल नो लॉन्गर बी चार्ज्ड। अब यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई अमीनो एसिड को हम सेपरेट करते हैं। जनरली ये आपका यूज होता है 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस में, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा पीआई आपका किसका है, आर्जिनिन का है 10.8, और सबसे कम किसका है, एस्पार्टिक एसिड का है 3। तो ये तो आपकी कुछ आपकी टेक्निक हुई एनालिसिस की। अब हम देखते हैं ओवरऑल इसकी रिएक्शंस। तो रिएक्शन भी आपकी 3 कैटेगरी में होती हैं। फर्स्ट वो पार्ट हुए जहां पे कि NH2 ग्रुप इन्वॉल्व है, सेकंड वो पार्ट हुए जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है, और थर्ड वो पार्ट हुआ जहां पे कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही इन्वॉल्व है। तो कुछ कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पे देखते हैं ब्रीफली, जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो NH2 ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। देन एल्काइलेशन हो या फिर एरिलेशन रिएक्शंस हो, वहां पे आपका अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे एरिलेशन में आपका जो कंपाउंड यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, ये जो आपका कंपाउंड है ये है आपका 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। इसकी जब रिएक्शन अमीनो एसिड के साथ कराएंगे तो फ्लोरीन की जगह आपका ये अमीनो एसिड अटैच हो रहा है। सिमिलरली अब वो कुछ रिएक्शंस देख लें जहां पे कि COH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, तो हैवी मेटल के साथ जो आपकी रिएक्शन होगी वहां पे आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होंगे। देन एल्कलाई के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो वहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर हमारी रिएक्शन हो रही है लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा। देन निनहाइड्रीन के साथ जो रिएक्शन होगी अभी हमने देखा था वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। और इसी तरीके से आपका ये जो सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन होता है उसमें भी आपके दोनों ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि
कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टाइट्रेशन हमें करना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टाइट्रेशन करना है, इट मीन कि सबसे पहले हमको ये जो अमीनो ग्रुप है इसको हमें ब्लॉक करना है। तो इसकी मास्किंग के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होने पे अमीनो ग्रुप आपका मास्क हो गया। देन फर्दर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा फ्री है। अब इसका हम टाइट्रेशन करते हैं एल्केलाई के साथ। ये रिएक्शन यहाँ पे ब्रीफली इसलिए शेयर की है क्योंकि जब हमारा पेप्टाइड फॉर्मेशन हम देखते हैं तो वहां पे ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इन्हीं के थ्रू पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।